जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनने का तो वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिलेंगे आपको यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती जितनी भी प्रकार की वैकेंसी आती है सभी प्रकार की क्लासेस एकदम आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है दोस्तों अगर यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक है सभी प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाइए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको सीधे ही प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये जो क्लास होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख पाओगे संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है आइकोनिक क्रैसियस जलकुंभी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है पार्थेनियम हिस्टोरिफोरस है, कांग्रेस खास इसे बोलते हैं। सी है लेंटाना कैमरा है और डी है आपका साइनोडोन डेक्टेलाइन है और इसे दुभाष भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका ये रासायनिक नाम लिखा है, वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये वैज्ञानिक आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे इसका जो बंगाल का आतंक इसका है, ये का जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर ए ही आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से जलकुंभी यही आपका इसका आंसर सही होने वाला है। मतलब बंगाल का आतंक जिसे बोलते हैं हम जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जरा सा समझ पाओगे, यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा जो जलकुंभी होता है ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक, यह जल से O2 को सोख लेता है। क्या करता है ये जल से O2 को क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, तथा यह सनलाइट को जीवों तक नहीं जाने देता। इससे जल में रहने वाले जीव में संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे नीला आतंक के नाम से भी जानते हैं। जलकुंभी को हम नीला आतंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके प्रश्न में फिर से आ जाए नीला आतंक किसे कहते हैं तो आप जलकुंभी को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। ठीक है, यहाँ बता रहा है वायु जो वायरस है उसका अजैविक लक्षण होने का क्या है। ठीक है, किसके कारण ये ऐसा लगता है कि हमको ये क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन यहाँ पे है यह प्रजनन नहीं कर सकता। दूसरा है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। चौथा है आपका यहाँ देखने को मिलेगा इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका यही डी होगा, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वायरस के बारे में जरा सा आप समझिए क्रिस्टल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे आपको यह जानना है कि यह क्या होता है, छोटे छोटे ठोस कणों के रूप में इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या होता है नमक या चीनी जैसे दानों की तरह ठोस के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे अजैविक गुण वाला माना जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे वायरस में कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती। ठीक है, वायरस में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। यह स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकता। ये जो होता है प्रजनन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। ये कब कर सकता है, जब ये किसी जैविक चीजों में जाएगा तभी ये प्रजनन करेगा और क्या कर सकता है, यहाँ पे ये वृद्धि भी कर सकता है। ठीक है, जिसमें जब क्या होता है ये जैविक जीव चीजों में जाएगा तभी ये क्या करता है, प्रजनन और क्या करता है, यहाँ पे ये वृद्धि कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, इसका मतलब यह कह रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में क्या करता है, यहाँ पे आपका ये सहयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका विकल्प नंबर ए है
साइटोकाइनिन है यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा है जिबरेलिन है, तीसरा है आपका ऑक्सिन है, चौथा है एथिलीन है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है इसका विकल्प नंबर डी है, एथिलीन ही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एथिलीन को आप देख पाओगे, जो इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है C2H4 होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये समानता सभी जगह पे इसी का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और हम पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए ध्यान रखिएगा, हम किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला CaC2 भी होता है, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये नमी के साथ क्या करता है, नमी से साथ क्रिया करके ये एसिटिलीन बना लेता है, एसिटिलीन बना लेता है। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है आपको नजर आएगा C2H2 होता है, ठीक है दोस्तों। और यह क्या करता है एसिटिलीन बनाने के बाद, ठीक है, अब यह जब कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिलीन बना देता है तो ये फलों के लिए क्या होता है, घातक साबित हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, इसलिए हम समानतः किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपके ऑप्शन के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा कर दे रहा हूं, ताकि इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके में बने तो आप अच्छे से कर सको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका जो विकल्प नंबर ए लिखा है, क्लास्ट्रोडियम लिखा है, राइजोबियम लिखा है, एजोक्टोबैक्टर लिखा है, विब्रियो लिखा है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो इसका जो आंसर होने वाला है आपका, ये विकल्प नंबर आपका ए ही होगा, क्लास्ट्रोडियम ही होगा। ये क्या होता है, अवायवीय जीवाणु होता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं जरा सा, पहले देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हवा की नाइट्रोजन को पौधे के खाने लायक बनाना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नजर आएगा, ये जो होता है ये आपका एजोटोबैक्टर होता है, ठीक है। ये आपका है वायवीय है, क्या है, वायवीय है, ठीक है, वायवीय जीवाणु है। अगर आपसे पूछे वायवीय जीवाणु कौन सा है तो एजोटोबैक्टर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये सहजीवी, ये जो विकल्प नंबर आपको डी बी नजर आ रहा होगा, ये राइजोबियम जो है ये आपका सहजीवी होता है, क्या होता है, सहजीवी, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, सहजीवी राइजोबियम कहाँ मिलता है, यहाँ पे दलहनी फसलों के जड़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइजोबियम जो होता है दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर था आपका विकल्प नंबर ए था, क्लास्ट्रोडियम ही था आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा है, देखिए कर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है विकल्प नंबर ए, यहाँ पे है बी डीएनए, दूसरा है आपका सी डीएनए, तीसरा आपका ए डीएनए, चौथा है आपका जेड डीएनए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है इसका, यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे विकल्प नंबर ए ही आपका इसका राइट आंसर है, बी डीएनए, ठीक है दोस्तों। ज्यादातर आपकी कोशिकाओं में या शरीर में सबसे ज्यादा बी डीएनए ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप डीएनए का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले जो खोज की थी यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। ये कब की थी, यहाँ ध्यान रखिए 1869 में इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। लेकिन जो इसकी संरचना की बात किया जाएगा, संरचना के बारे में किसने बताया था, तो ध्यान रखिए वाटसन और क्रिक ने बताया था, वाटसन और क्रिक ने बताया था। कब बताया था, 1953 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आपको आई थिंक ये जो जानकारी है सफिशिएंट हो रही है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ओके दोस्तों, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन यात्री चली थी। मतलब कि पहली ट्रेन यात्री भारत में कब चलाई गई थी और कहाँ पे चली गई थी, सब बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है विकल्प नंबर 1 कलकत्ता से अलीपुर के बीच में चली थी, और दूसरा है आपका बंबई से ठाणे के बीच में, तीसरा है बंबई से पुणे के बीच में, चौथा है कलकत्ता से दमदम के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यही आपका सही है, ठीक है दोस्तों। विकल्प नंबर बी आपका सही है, बंबई से ठाणे के बीच में चली थी,
ठीक है। अच्छा, इस ट्रेन का जो नाम था, जो पहली जो ट्रेन चली थी आपकी, पहली जो ट्रेन चली थी, इसका नाम क्या था? ध्यान देखिए यहाँ पे, इसका नाम था ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक है दोस्तों। अब यह जो ट्रेन चली थी, कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली गई थी। ठीक है। अब आइए, और ये कितनी दूरी तय की थी? सबसे पहले 34 किलोमीटर लगभग। कितना? 34 किलोमीटर लगभग ये चली थी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो दूसरी ट्रेन चली थी आपका, वो कलकत्ता में चली थी। जो दूसरी ट्रेन चली थी, दूसरी ट्रेन कब चली थी? यहाँ ध्यान रखिए, 1854 में। कहाँ पे चली थी? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में चली थी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपको और एक सफिशिएंट जानकारी रहनी चाहिए आपके, भारत की पहली विद्युत जो ट्रेन चली थी, वो कब चलाई गई थी, अब कब चली थी और कहाँ पे? ठीक है दोस्तों। जो विद्युत ट्रेन की बात किया जाएगा यहाँ पे, विद्युत ट्रेन, विद्युत ट्रेन की जब बात किया जाएगा तो 1925 में चली थी। कहाँ पे चली थी? मुंबई से कोरला में। कहाँ से? मुंबई से कोरला में। ठीक है, यहाँ पे चली थी। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कि जो 1853 में पहली यात्री चली थी, यहाँ पे बंबई से ठाणे चली थी, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। और इस जो ट्रेन का जो नाम था, ब्लैक ब्यूटी नाम था इसका। और दूसरी जो ट्रेन चलाई गई थी आपकी 1854 में चली थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। और विद्युत ट्रेन की बात की जाएगी भारत की, तो 1925 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से कोरला में चली थी। ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं हम आप लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। अब देखिए पाएंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है? एशिया की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए विकल्प नंबर ए लिखा है पुष्कर, दूसरा लिखा है सोनपुर, तीसरा लिखा है हरिद्वार, चौथा लिखा है नासिक। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है आपका विकल्प नंबर बी होगा। आंसर सोनपुर होगा। ये सोनपुर कहाँ पे है? आपका बिहार में है। ठीक है। और कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे बिहार में। कहाँ पे? सारण जिला में। कहाँ पे? सारण जिला में। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, सारण जिला में पड़ता है। और जो ये मेले का आयोजन जो होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और ध्यान रखिए, जो ये सोनपुर जो है, जो मेले का आयोजन होता है, वो कहाँ पे है? गंगा और प्लस गंडक के संगम पर लगता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। आ गया समझ में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों। आए थे दोस्तों, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे 8वां नंबर जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, ध्यान रखिए, यहाँ पे विकल्प नंबर 1971 लिखा है, दूसरा में लिखा 1961 में, तीसरा लिखा 1951 में, चौथा लिखा 1981 में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे आपके, ध्यान रखिए, इस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देख पाओगे आप 9वां नंबर प्रश्न, यहाँ पे देख पाओगे, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो समानता का अधिकार मिलता है आपको, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद में। ठीक है यहाँ पे। और जो ध्यान से ध्यान देख पाओगे, और आपको बता देते हैं थोड़ा सा जानकारी। देखिए, जो अनुच्छेद जो है यहाँ पे 25 से 28 के बीच में, 25 से आपको 28 के बीच में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो आपका 19 से 22 में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख पाओगे 23 से 24 के बीच में, जो 23 से 24 के बीच में देख पाओगे यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर था आपको मैंने बता दिया, 14 से 18 समानता का अधिकार है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां नंबर प्रश्न है, देख पाओगे यहाँ पे आप,
किस देश में लचीला संविधान लागू है? ठीक है, पहला यहाँ पे अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी होगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका जो कानून है आपका लचीला है। ठीक है, कैसा है? लचीला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा आपका, ठीक है, पूर्वा किस प्रकार का अधिवास में शामिल है? ठीक है, पूर्वा किससे मतलब किससे शामिल है, कहाँ पे है? ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर देख पाओगे इसका ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ क्या है? पूर्वा से शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आपका 12वां नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत किसे हम बोलते हैं? ध्यान रखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे एपलाचियन है, दूसरा है यूराल है, तीसरा है आपका अरावली है, चौथा आपका किलिमंजारो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर डी है, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, आपको देखने को मैं बता दूं यहाँ पे है आपका डोडोमा। क्या है? डोडोमा है। ठीक है, और किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अब एक चीज और आपको जानकारी मिलनी चाहिए यहाँ पे, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो है आपके सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है आपका अरावली है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया आपको किलिमंजारो ये कहाँ पे है? तंजानिया में है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी आपके डोडोमा थी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा हुआ है बहुत आसान है। यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है बताओ? देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है मुंबई तट पर ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। कह मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? कितना सेंटीमीटर वहां पे वर्षा हो सकती है, होती है जहां पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 50 से 150 सेमी, 150 से 200 सेमी, 70 से 200 सेमी, 70 से 100 सेमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर सी, 70 से 200 सेमी तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका मानसूनी वन का मतलब होता है यहाँ पे पर्णपाती वन। क्या होती है? पर्णपातीय वन। ठीक है, यहाँ पे पर्णपाती वन से जैसे क्या होता है यहाँ पे भारत में भी पाया जाता है, यहाँ पे सागौन हो गया, साल हो गया, नीम का हो गया पेड़। ठीक है दोस्तों, ये सब कैसे हैं? मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 15 नंबर, आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा है कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? ठीक है, ये जो पठार है ये किसका विस्तार है, ये पूछ रहा है हमसे। कह रहा है तिब्बत का है, और दूसरा है आपका हिमालय का है, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार का है, और चौथा है शांत पठार का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, 15 नंबर का विकल्प नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार का ये क्या है? हिस्सा है। ध्यान रखिए यहाँ पे, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, मेघालय का पठार भी कहते हैं। किसका बोलते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कर लिया है। आप 15 क्वेश्चन में कितना कर पाए अभी तक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारी क्लास आप लोगों की अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ यहाँ पे 16वां नंबर प्रश्न देख पाओगे। यहाँ पे भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? ठीक है, किसमें है? यहाँ विकल्पों के हिसाब से देख पाओगे आप। देखिए, पहला लिखा है मंत्रिमंडल में, दूसरा है विधानसभा में, तीसरा है लोकसभा में, चौथा है पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का क्या दिया है यहाँ पे? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अच्छा देखो दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में है। ठीक है, अब ये जो 243 अनुच्छेद था कब आया गया था, कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, किया गया था यहाँ पे 1992 में। ठीक है, इसे जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का जो क्या है यहाँ पे अनुच्छेद किसमें है? 243 अनुच्छेद में है। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 17 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बनने के लिए? यहाँ पे लिखा है आपका 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी, 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैं आपको एक डाटा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो यूपी के इस समय जो राज्यपाल है कौन है, ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, यहाँ पे जो 2019 से अब तक के अभी भी यही राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न लिखा है, ठीक है, मिलान करने वाला है, किससे कौन मिलेगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको जो आंसर होगा, देखिए क्या हो सकता है, भारतीय संघ, मतलब जो इसकी प्रमुख जो मुखिया है कौन हो सकते हैं यहाँ पे, राज्य का, नगर निगम का, ग्राम पंचायत का। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संघ का जो मुखिया होता है वो कौन है, यहाँ पे आपका हेड कौन होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका ये होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा दिखा यहाँ पे है, राज्य का जो मुखिया होता है कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। नगर निगम का कौन होता है, आपका मेयर होता है। और ग्राम पंचायत का कौन होता है, आपका सरपंच होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मैंने मिलान कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं, हम आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका प्रयोग कब हुआ था, 356 का। देखिए यहाँ पे पहली बात, सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे ये अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो विकल्प नंबर यहाँ पे ए देख पाओगे, जम्मू कश्मीर, और कब 1956 में, केरल में 1959 में, बिहार 1958 में, मध्य प्रदेश 1957 में। तो इसका सबसे पहले बार जो प्रयोग हुआ था यहाँ पे केरल में हुआ था 1959 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आया समझ में आप सबको, आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से? तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न आपका देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, और यहाँ पे चौथा आपका लिखा है उपयुक्त सभी। तो नगर निगम द्वारा जो कर लगाया जा सकता है ये सभी लगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी लगाए जा सकते हैं, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। ठीक है, अब रेनडियर की बात किया जाए तो रेनडियर जो होता है ये ठंडे प्रदेशों में आपको जो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हो सकता है टुंड्रा प्रदेश हो सकता है। रेनडियर एक प्रकार का क्या होता है, हिरण होता है, इसकी भी बड़ी बड़ी सींगें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है ना दोस्तों, और ये कहाँ कहाँ पाया सकता है, आर्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी यूरोप में, रूस में, कनाडा इत्यादि क्षेत्रों में ये रेनडियर पाए जाते हैं। ठीक है, रेनडियर बर्फ वाले क्षेत्रों में भी रहते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहना शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा है डाउन्स है, कंपोस है, पंपास है, प्रेरीज है, प्रेरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर ए है यही आपका शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ठीक है, अब डाउन्स जो इसकी बात किया जाएगी, ये कहाँ का है, ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे कंपास देखने को मिलेगा, कंपास ये ब्राजील का है। कहाँ का है, ये ब्राजील का है। ठीक है, और जो आपका पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये घास का मैदान अर्जेंटीना में। ठीक है, और प्रेरी जो होता है आपका, ये आपका यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में। और दोस्तों और प्रमुख घास होते हैं, जैसे वेल्ड हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया। तो ये जो वेल्स होता है ये दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, और एक होता है पटाना घास का मैदान। क्या, पटाना घास का मैदान, ये कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों,
कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में। एक और होता है सवाना घास का मैदान, सवाना होता है, पार्कलैंड होता है, ठीक है। ये सवाना घास का मैदान, पार्कलैंड घास का मैदान, ये आपके अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। एक और होता है दोस्त, जैसे क्या होता है, एक होता है आपका लानोज, क्या होता है? लानोज, लानोज घास का मैदान, ये पाया जाता है वेनेजुला में। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आप लोगों के लिए, अगर इससे घास से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 23 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या के आधार से आपका बृहत्तम महाद्वीप पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे एशिया ही महाद्वीप सबसे क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया के बाद क्या होता है आपका? अफ्रीका होता है, अफ्रीका के बाद आपका उत्तरी अमेरिका होता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्कटिक होता है, फिर आपका यूरोप होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे समझ में आया, क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने बता दिया था आप लोगों को, और यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर पूछा था, तो आपका ये एशिया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका 24 नंबर प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों की क्लासेस कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे 24 प्रश्न देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो थारू जनजाति के यहाँ पे की बात किया गया है, तो यहाँ पे लिखा है पहला नंबर का रहा है आपका उत्तराखंड में, दूसरा लिखा उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र में, तीसरा लिखा थार मरुस्थल में, चौथा लिखा आपका झारखंड में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें, ये तो थारू जनजाति होती है। देखिए ये क्वेश्चन विवादों में रहा है, लेकिन इसका जो आयोग आंसर दिया है आप लोगों का, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश विकल्प नंबर बी। लेकिन ये जो थारू जनजाति होती है उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह पे ये निवास करती है, ठीक है। और जो थारू जनजाति होती है ये क्या करती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है यूपी में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं, यूपी टेट का पेपर देंगे। तो इसमें देखो थारू जनजाति हो गई, एक होती है बुक्सा जनजाति, क्या होती है? बुक्सा जनजाति होती है। एक होती है गोंड जनजाति, ठीक है। एक होती है सहरिया, एक सहरिया होती है। एक होती है बैगा जनजाति, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, एक होता है कोल भी होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इतनी जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, ठीक है। तो इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी ही आपका सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। आपका यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। कराएं भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, ठीक है। भिलाई इस्पात प्लांट कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे विकल्प नंबर आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ में ए, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिलाई इस्पात मतलब स्टील प्लांट जो स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये 1953 में, ठीक है, सॉरी 1953 में, सॉरी 1955 में, ठीक है। यहाँ पे यूएसएसआर की मदद से ये शुरू किया गया था। किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से ये शुरू किया गया था। और कब चालू किया गया था इसमें? इसको 1959 में से चालू कर दिया गया था, ठीक है। एक और स्टील है प्लांट है यहाँ पे आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, बोकारो स्टील प्लांट। कौन सा? बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट आपको देखने में मिलेगा। एक होता है आपका, एक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है। वो कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ पे? तो चलिए हम चलते हैं, हम आप लोगों को नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का इसका मतलब वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे काइटन है, दूसरा लीच है, दूसरा यूक्लेक्टेला है, यहाँ पे चौथा है इकाइन है, ठीक है। ध्यान रखिए जो इसका जो आंसर है राइट आंसर विकल्प नंबर सी है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्या होता है? ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। और इसे हम वीनस की फूलों की टोकरी बोलते हैं, वीनस की फूलों की
टोकरी भी कहते हैं, ठीक है, टोकरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए, अब चलते हैं हम लोग, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ इसके बारे में है कि यह जो जीव होता है समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर एक ही जगह पे स्थित रहता है, ठीक है। समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर एक ही जगह पे स्थित रहता है। एक और होता है अचल जीव, पहला तो आप लोग इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, एक स्पंज भी होता है और एक होता है मूंगा। क्या होता है? मूंगा। ये भी एक अचल जीव है, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 27 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, देख पाओगे यहाँ पे प्रोटीन अणुओं की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है यहाँ पे? अमीनो अम्ल की है, वसाम्ल की है, ग्लूकोज की है, विटामिन की है। तो ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है यहाँ पे पहला ही है अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो एसिड ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो प्रोटीन होता है किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में ही टूटता है, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे पादप में कौन सा अंग उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है, यहाँ बताया गया। कह रहा है यहाँ पे रिक्तिकाएं, प्लास्टिडियम है, सेलुलोज और कोशिका भित्ति सेंट्रोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर देख पाओगे यहाँ पे सेंट्रोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सा है? यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं तारकाएं। क्या बोलते हैं? तारकाएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी नाम से जानते हैं। और क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सीलिया भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। सीलिया भी अनुपस्थित होती है, ठीक है। किसमें? बताओ यहाँ पे पादप में, ठीक है। इसका जो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 29 नंबर लिखा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबको पता होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, आपका राइट आंसर यकृत होगा। यकृत इसको बोलते हैं, लीवर भी कहते हैं, ठीक है। और लीवर से यहाँ पे पित्तरस का स्राव होता है, ठीक है। पित्तरस का स्राव होता है, ध्यान रखें। जो पित्तरस होता है यहाँ पे आपके वसा में जो वसा होती है अर्थात चर्बी जो होती है, इसके पचाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों को ये समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है। और ये कौन सी ग्रंथि होती है? बाह्य स्नायुविक ग्रंथि भी होती है, ठीक है, बाह्य स्नायुविक ग्रंथि भी होती है, ठीक है। अब चलिए, जो लास्ट नंबर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे लिखा है, उत्तर प्रदेश का, यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो आप सबको पता होगा। देखो यहाँ पहला लिखा है गौरैया, दूसरा लिखा है मोर, तीसरा लिखा है सारस, चौथा लिखा है तोता। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी है, सारस। इसको बोलते हैं, क्रेन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों कमेंट बॉक्स में एक आंसर इसका बताइएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये उत्तर प्रदेश जो दिवस होता है कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को देखते मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा और हो सकता है इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे।